क्लास नाइन्थ को छोड़ें, मैं आपको 36 ऐसे एमसीक्यूज समझाऊंगा कि एमडी कैट और नम्स के एंट्रेंस एग्जाम्स तक आपको ना सिर्फ याद रहेंगे बल्कि आप इंशाल्लाह 100% मार्क्स लेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट सेट ऑफ 12 एमसीक्यूज से। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज आइंस विल बी फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2A हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। सबसे पहले तो आप ये देख लें ग्रुप 2A के अंदर कौन से एलिमेंट्स होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम वगैरह। इन सब के एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें कितने कितने हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। अभी मिसाल के तौर पे बेरिलियम को देख लें, इसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फर्स्ट उसके सर्कल के अंदर 2 और फिर आउटर मोस्ट में 2। इसी तरह मैग्नीशियम में देख लें तो पहले में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8 और आउटर मोस्ट के अंदर 2। तो जो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है उसका ये ऑक्टेट के अंदर वैलेंसी क्या होगी। अभी हमारे केस में वो बता रहा है कि जी कौन सा ऐसा होगा जिसकी ये वाली है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। इससे हमें पता लग रहा है कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और ये वाला है मैग्नीशियम, क्योंकि 1s2 ये है, 2s2 2p6 सेकेंड शेल में 8 हैं तो ये है, तीसरा शेल के अंदर ये है। अब इससे हमें पता लग रहा है आउटर मोस्ट शेल में 2 हैं, और अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 हैं तो अब इस एटम के लिए क्या इस आउटर मोस्ट ऑक्टेट को कंप्लीट करना आसान है या इसको ख़त्म करना आसान है। क्योंकि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देना आसान है बनिस्बत इसके कि 6 इलेक्ट्रॉन्स कहीं और से ले। तो जब इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देगा तो इसके अंदर जो प्रोटॉन रह जाएंगे वो टोटल कितने होंगे, 12, जबकि इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, 10। तो ओवरऑल इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो A+2 is the answer. Question 2, which one of the following pairs of subshells has the lowest energy as compared to other pairs of subshells? इसकी जब आप एक तो ये तस्वीर याद रखें, आपको बताता चलूँ कि जी आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज़ हो रही होती है, और फिर ऊपर जाके राइट साइड पे जाएं, मतलब कहीं भी लेफ़्ट से राइट साइड पे जा रहे हो तो इंक्रीज़ कर रही होगी। सिर्फ एटॉमिक रेडियस है जो ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीज़ कर रहा होता है या राइट से लेफ़्ट की तरफ इंक्रीज़ कर रहा होता है। ये डायग्राम आपके जहन में तो आगे भी 3-4 सवाल ऐसे ही आएंगे। इसी तरह मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीज़ कर रही होती हैं और नीचे राइट से लेफ़्ट की तरफ इंक्रीज़ कर रही होती हैं। ये एक एरो लगा दिया गया है। इसी तरह नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज़ कर रही होती हैं और ऊपर से राइट की तरफ इंक्रीज़ हो रही होती हैं, इसीलिए इस तरह से एरो लगा दिया गया है। तो अभी हमारा क्या सवाल था, हमें पूछा गया उसने लोएस्ट एनर्जी किस में होगी। तो लोएस्ट एनर्जी के लिए आप जो है एक मज़ीद डायग्राम देख लें कि सबसे नीचे जो है लोएस्ट शेल क्या होता है, n=1। इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, इसके अंदर सिर्फ एक ही सब शेल होता है 1s, और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 1s2। फिर आ जाएं तो दूसरे शेल में 2 सब शेल्स बनते हैं 2s2 और 2p6। तो अभी आप देख लें ये वाला उसने सवाल दिया हुआ है कि 1s2 और 2s2, ये 1s और 2s, तो ये हमारी इसकी सबसे कम एनर्जी है, बाकी तो उससे ऊपर के सब शेल्स हैं। एक दफ़ा दोबारा देख लें, ठीक है, 2s 2p 3s 3p। तो सबसे आयनाइजेशन एनर्जी जो है दरी बात है नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है, अगर ऊपर बढ़ रही है तो नीचे सबसे नीचे कम होगी, तो इन दो में सबसे कम है 1s और 2s। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। इसके लिए आप एक तस्वीर देख लें, देखें इतनी वैरायटी है इसके आइसोटोप्स की, और जिसके ऊपर मैंने स्टार लगाया हुआ है सिर्फ ये हैं जो कि न्यूक्लियर प्लांट्स में यूज़ होते हैं। अब ताकि आपने तस्वीर देख ली आपके जहन में ये रहेगा। और इसमें देखें 233 भी है और 235 भी है, तो यहाँ पे ऑप्शन में 233 भी है और 235 भी है, बाकी तो वैसे ही कट गए, ठीक है। हालांकि नेचर में सबसे ज़्यादा 238 होती है, लेकिन वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में नहीं यूज़ हो सकती, तो 235 और 233 यूज़ हो सकती है। अब इनमें से कोई भी यूज़ हो सकती है, तो हम 235 ही क्यों यूज़ करते हैं इन न्यूक्लियर फ्यूल, क्यों, क्योंकि ये 0.7% ऑफ यूरेनियम इज़ फाउंड इन नेचर, मतलब कुदरती तौर पे हमें ज़मीनों में, पहाड़ों में, बाकी चीज़ों में मिल जाती होती है। जबकि यूरेनियम 233 जो है लेस देन 0.006%, तो जो मिलेगी ही नहीं तो उसको क्या न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करना। तो 235 इज़ द आंसर। अब आ जाते हैं, हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस कंटेन्स 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, एक दफ़ा ज़िंदगी में समझ लें। ये बिल्कुल ऐसा है जिस तरह हम लोग कहते हैं दर्जन के अंदर जो है ना 12 होते हैं, 12 अंडे, 12 माल्टे जब भी कहें तो वो वज़न नहीं करना शुरू कर देते इसकी गिनती करते हैं, ठीक है। इसी तरह जब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस ली जाए तो 1 मोल का मतलब उसका वज़न नहीं है, 1 मोल से मुराद उसके इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है।
तो 1 मोल जब भी लिया जाएगा तो वज़न नहीं किया जाएगा, मॉलिक्यूल्स लिए जाएंगे। ये अलग बात है कि जिस भी एलिमेंट को लिया जाएगा, हाइड्रोजन लें उसके इतने मॉलिक्यूल लिए जाएँ तो उसका वज़न कुछ और होगा, कोई और नाइट्रोजन लें तो उसका कोई और होगा। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो 1 मोल ऑफ कॉपर अगर लें या 1 मोल ऑफ कार्बन लें तो नंबर ऑफ जो उसके एटम्स हैं वो एक जितने होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23। उनका वज़न अलबत्ता फ़र्क होता है। तो बेसिकली 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। क्वेश्चन नंबर 5, द वेरिएबल दैट इज केप्ट कांस्टेंट इन चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर या V इज इक्वल टू KT। अब आप ये एक डायग्राम देखें, ये एक किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम है, यहाँ हम लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए आग लगाई हुई है। तो इनिशियल टेम्परेचर ये है, ये इसका वॉल्यूम है, ये ऊपर पिस्टन लगा हुआ है। जब यहाँ पे आग लगाने से जब टेम्परेचर इसका बढ़ना शुरू करता है तो इसके ऊपर पिस्टन के ऊपर प्रेशर आता है और ये पीछे इसको पुश करता है। अब देखें इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गया है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ किया था तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर गया है। साथ ही हम लोगों ने एक प्रेशर का पाइप लगाया हुआ है, प्रेशर गेज को, दोनों में आप देख लें प्रेशर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो कांस्टेंट कौन सी चीज़ है, ना टेम्परेचर कांस्टेंट है ना वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। और ये तो वैसे ही बिल्कुल गलत हो जाता है, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये तो उसने पूछा ही नहीं है, उसने पूछा कांस्टेंट क्या है, तो प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6, द मोस्ट डाइल्यूट सोल्यूशन अमंग द फॉलोइंग इज, सबसे डाइल्यूट जिसके अंदर पानी ज़्यादा हो, ठीक है, कंसनट्रेटेड ना हो। मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। और अभी आप ये देखें कि वाटर है, दोनों के अंदर बराबर है, तो मिनरल्स किसके अंदर ज़्यादा हैं, इसके अंदर। तो ये कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है। जिस तरह कोई कहते हैं ना यार चाय तगड़ी किस्म की बनाना, कड़क चाय, तो इसका मतलब ज़्यादा चाय उसके अंदर डाल के लाओ। और कहते हैं नहीं कमज़ोर, तो उसके अंदर पानी ज़्यादा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। तो इसमें देखिए किसके अंदर मिनरल्स कम हैं, इस वाले के अंदर कम है, तो ये डाइल्यूट सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रेशर कुकर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनशिप ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विथ। अब देखें कि प्रेशर कुकर हमारी अम्मियाँ वगैरह क्यों लगाती होती हैं घरों में, ताकि सालन जल्दी पक जाए, ठीक है। उससे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ किया जाता है प्रेशर बढ़ा के। आपने देखा होगा ऊपर प्रेशर कुकर को कहते ही प्रेशर कुकर यूँ है, इसलिए क्योंकि वो प्रेशर ऊपर से बढ़ा रहा होता है। अब ये डायग्राम देख लें, वैसे बर्तन में पानी उबाला जाए तो ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है, क्योंकि जो उसकी एनर्जी होती है वो यहाँ से निकलती जा रही होती है, ऊपर हवा का प्रेशर जो है उसको सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर रखा हुआ है। जब हम लोग प्रेशर कुकर रखते हैं तो ऊपर प्रेशर का एक वेट भी रखा होता है, जो अम्मी कहती है ना वेट हिल रहा है कि नहीं, ज़रा देखो, इसका मतलब एक खास प्रेशर अंदर डेवलप हो गया जो नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा था, तब ये हिलना शुरू होता है। और ज़ाहिर बात है जब प्रेशर कुकर के अंदर ऊपर प्रेशर वेट रख देते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। यही वजह है कि आप देखें पहाड़ी इलाकों के अंदर ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होता है। अभी हम ज़मीन पे हम लोग बैठे हुए हैं, हमारे जिस्म के ऊपर कितना एटमॉस्फेयर प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेयर। पूरी जो ऊपर आबो हवा है उस सब का दबाव हमारे जिस्म के ऊपर है। जो हम हवा में ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं तो थोड़ा हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। तो बेसिकली प्रेशर कुकर वर्क करता है किस पे, एक्सटर्नल प्रेशर के प्रिंसिपल पे। क्वेश्चन नंबर 8, 17 ग्राम ऑफ अमोनिया इज डिजॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अब देखें 1 डेसीमीटर क्यूब क्या है, आम जिंदगी में तो हमें नहीं पता होता। हम लोग देख लें 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के या 1 केजी के। और हमारे पास फार्मूला मोलैरिटी का क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो साथ ही देख लेते हैं अमोनिया का हम लोग मॉलिक्यूलर वेट देख लेते हैं। अमोनिया, नाइट्रोजन का क्या है 14, हाइड्रोजन का क्या है 1। हाइड्रोजन के टोटल कितने एटम्स हैं 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 14 टोटल 17 हो गया। तो यहाँ 17 ग्राम पर लीटर है, और ये हमारा मोलैरिटी बन जाता होता है क्या, ऐसी सूरत में 1 मोलर सोल्यूशन मिल जाता है, 1 मोलैरिटी वाला सोल्यूशन। तो 1 इज़ द आंसर। अगर 34 होता, 34 मोल्स होते तो फिर ठीक है, वो अगर 2 मोल्स होते यहाँ पे, यानी कि 17 2 34 ग्राम्स होते, तो ये 2 मोल्स होता पर लीटर के अंदर, ठीक है। अभी जो है 17 ग्राम है, यानी 1 मोल पर लीटर है। क्वेश्चन 9, इन हाइड्रोजन सल्फाइड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज, ये डायग्राम से देखें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाइड्रोजन के एक एटम की क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसमें और आउटर मोस्ट शेल में, और सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। अब सल्फ़र और हाइड्रोजन जब एक बॉन्ड बना लेते हैं तो यहाँ पे आपने एक सल्फ़र का इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, इन्होंने आपस में एक
कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए। लेकिन सल्फ़र आप देखें उसके बाद नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इस पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है और ओवरऑल इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है सल्फ़र के ऊपर। इसी तरह यहाँ पे भी जो दूसरा पेयर इसने दूसरे इलेक्ट्रॉन का इस हाइड्रोजन एटम के साथ बनाया है इलेक्ट्रॉन के साथ, तो वो एक ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गई। अब 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, इनको भी जो है सल्फ़र अपनी तरफ खींचता है, तो ओवरऑल सल्फ़र के ऊपर 2 नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। ठीक है, ये इसको आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। देयर आर 2 SH बॉन्ड इन हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर। सल्फर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ मिले? इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्ड आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सल्फर एटम, सो हाइड्रोजन लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, उस तरफ चला जाता है इलेक्ट्रॉन, और ये +1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है। और सल्फर के पास चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर चला जाता है। Question number 10. The compound having hydrogen bonding among its molecule is C6H6, MgO, CH4, water. वाटर के अंदर आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन थोड़ा सा इसको समझ लें। ठीक है, हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाना होता है, इसलिए उसको कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये कोई असली बॉन्ड नहीं होता फिजिकल, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन होती है हाइड्रोजन के बीच में और किसी भी स्मॉल एटम के अंदर, जिस तरह के जिसकी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। क्या हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ बना ले, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बना ले, या हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ बना ले। वाटर के अंदर क्या हो रहा होता है ये देखें। वाटर जो है ना, इसके अंदर ये कौन सी बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड है आपस की, वो देखें ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, जबकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि वो जो इसका पेयर है आपस में इस बॉन्ड के अंदर, वो ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच लिया है, तो ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। पानी के अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल थोड़ी होता है, कई मॉलिक्यूल होते हैं, जिस तरह ये। तो इस मॉलिक्यूल की भी ऐसी हालत होगी। तो हाइड्रोजन का जो एटम इस वाले वाटर मॉलिक्यूल का है, वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन के साथ जो नेगेटिव अट्रैक्शन होती है उसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन को कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर के अंदर ये होती है। क्वेश्चन 11, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट मेटालिक। जो मैंने शुरू में आपको तस्वीर दिखाई थी, एक आप ये देख लें। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? डाउन द ग्रुप बढ़ रहा होता है, यानी ऊपर से नीचे भी बढ़ रहा होता है और राइट से लेफ्ट भी बढ़ रहा होता है। तो अभी जो इन्होंने हमें मिसाल दी है उसके अंदर क्या है? रुबिडियम, सीजियम, सोडियम, पोटेशियम। तो ये किस ग्रुप में है? ये देखा जाए इस वाले में, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रही होती है, तो सीजियम की सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 12, वो भी बिल्कुल इसी तस्वीर से हल होगा। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द ग्रुप 7A इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इसको देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैंने आपको बताया, सिर्फ एटॉमिक रेडियस है जो ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीज होता है या राइट से लेफ्ट की तरफ इंक्रीज होता है। ये डायग्राम आपने ज़रूर याद रखनी है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है, हमारा कौन सा ग्रुप था? ये 7A। इसमें देखते हैं नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है, तो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस टेबल के अंदर, इस ग्रुप के। तो फ्लोरीन इज़ द आंसर। पहला सेट ऑफ एमसीक्यूज पसंद आया होगा। अब चलते हैं सेकंड सेट ऑफ 12 एमसीक्यूज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ द प्रेशर ऑफ अ गैस इनिशियली एट 760 mm mercury is increased to 1520 millimeter mercury, then volume of the gas will change from 2 decimeter cube to। अब ये देखें, प्रेशर 1 है मिसाल के तौर पे और वॉल्यूम 1 है। जब प्रेशर बढ़ा दिया 2 हो गया तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया। अब एग्जांपल्स जो हमारी गिवन है, 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी है और उस टाइम पे वॉल्यूम है 2 डेसीमीटर क्यूब। जब प्रेशर बढ़ा के 1520 मिलीमीटर मर्क्यूरी कर दिया गया तो वॉल्यूम कितना होगा? बॉयल्स लॉ से होगा। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? P1V1 इज इक्वल टू P2V2। इस केस में देखें, P1 मल्टीप्लाई बाई V1 क्या है? 760 मल्टीप्लाई बाई 2 1520। और इस केस में क्या होगा ताकि 1520 आ जाए? 1520 मल्टीप्लाई बाई 1, तो हमारा आंसर भी होगा 1 डेसीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ये एक जनरल उसने बात बता दी है। क्वेश्चन इससे आगे है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट इज। अब याद रखें, जो ऊपर जाना शुरू करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। जो ज़मीन के पास आते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारी बॉडी के ऊपर आ रहा होता है वो ज़्यादा होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर
का रिलेशन क्या है बॉइलिंग पॉइंट से? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो सतह समुंदर के पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है 1 एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। थोड़े दरमियाने साइज़ के पहाड़ों पे चले जाएं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होकर 85 रह जाता है। माउंट एवरेस्ट के करीब चले जाएं तो वहाँ बॉइलिंग पॉइंट कम होकर 71 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब पहुँच जाता है। तो अब अपने आंसर्स देखते हैं। इसमें ऑप्शन 70 डिग्री सेंटीग्रेड ही ठीक है, क्योंकि बाकी तीनों तो 100 और उससे अबव हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स विच वन इज पोलर एंड कैन डिजॉल्व कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो इसकी डायग्राम्स देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास पोलर हैं। सबसे ज़्यादा याद रखें वेरी पोलर कौन से हैं, हाइड्रोजन और ये जो 7th ग्रुप होता है हेलोजेंस का, ये वेरी पोलर होते हैं। हम लोगों ने कौन सा ढूंढना है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला होता है। ठीक है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग सॉल्वेंट विच वन इज पोलर, पोलर ही ढूंढना है। तो अभी देखना शुरू करेंगे। एक तो हाइड्रोजन होता है और ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं। लेस पोलर कौन से होते हैं, बोरॉन हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर। और नॉन पोलर वो होते हैं जिसमें कार्बन होते हैं, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले नॉन पोलर होते हैं। अभी बेंजीन जो है, ईथर है, पेट्रोल है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। ये देख लें, बेंजीन C6H6 कार्बन का है, ये है ईथर C2H5O2 डाईइथाइल ईथर का फार्मूला कार्बन कंटेनिंग है। और गैसोलीन यानी पेट्रोल, ये भी कार्बन कंपोनेंट्स की चेन है। आखिरी वाटर ही बचता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ये कोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड की तरह नहीं होती। ये एक इमेजिनरी बॉन्ड होती है जो कि बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन की वजह से होती है बिटवीन वन मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे मॉलिक्यूल का जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर आया था। यानी हाइड्रोजन के ऊपर देखें पॉजिटिव आया है और दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आया, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। तो वाटर इज अवर आंसर। Question 4, molarity of a solution of sodium hydroxide is 1 molarity. How many number of moles of sodium hydroxide will be present in 250 centimeter cube of this solution? ये समझें, मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। यानी कि इस बिल्कुल जिस तरह है, आप चाय की पत्ती डाल रहे हैं और नीचे पानी है। चाय की पत्ती अगर 1 मोलैरिटी डाली जाए, हम लोगों का जो फाइनल सोल्यूशन आया है कि चाय कितनी कड़क है 1 मोलैरिटी, तो हम लोगों ने कितनी जो है अंदर पत्ती डाली है 40 ग्राम मिसाल के तौर पे। ये क्यों निकला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का कि अगर आपने 1 लीटर पानी के अंदर 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें तो उसका 1 मोलैरिटी आ जाती होती है। 40 ग्राम कहाँ से निकला है कि सोडियम का देखें एटॉमिक मास कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16 ऑलमोस्ट, और हाइड्रोजन का 1, तो 23 + 16 + 1 40। अब आगे देखते हैं, 1 मोलैरिटी इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे देखें तो सेंटीमीटर क्यूब में है, तो हम पहले तो 1 लीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर क्यूब में। 1 लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। अब हमें नेक्स्ट क्या पूछा गया कि अगर 250 सेंटीमीटर क्यूब हो, यानी कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विल बी प्रेजेंट इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। अगर हमने 1000 सेंटीमीटर क्यूब से कम करके 250 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया है, आंसर हमें 1 मोलैरिटी ही चाहिए। ठीक है, तो फिर इसको भी हम लोग कितना रिड्यूस कर देंगे, जितना इसको रिड्यूस किया, इसको 4 टाइम रिड्यूस किया है तो इसको भी 4 टाइम रिड्यूस कर देंगे, यानी 1 मोल से 0.25 मोल हो जाएगा। तो ए इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन 5, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस विच, इसको एक मज़ेदार एग्जांपल से समझें। ट्रेवल एजेंट क्या करता है, क्या वो खुद ट्रैवल करता है या आपको ट्रैवल कराता है? वो आपको ट्रैवल कराता है। इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज नहीं होता, वो दूसरों को ऑक्सीडाइज कराता है। मिसाल के तौर पे आप ये देखें, हाइड्रोजन जो है ये क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो रही है, यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, इसने हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना दिया। खुद ये क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। देखें CO2 था, अब CO रह गया, ऑक्सीजन इसमें कम हो गई है। तो आप देखें, ट्रैवल एजेंट ट्रैवल कराता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज कराता है। तो यहाँ पे देखें ऑक्सीडाइजेज अदर्स, ये वाला आंसर जो है ठीक है। इसके अंदर देखें रिड्यूसेज इटसेल्फ, ये भी ठीक है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। दूसरों में बाकियों में देख लेते हैं, रिड्यूसेज इटसेल्फ ये तो ठीक है, एंड ऑल्सो रिड्यूसेज अदर सब्सटेंस, ये फॉल्स है। ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ नहीं, खुद ऑक्सीडाइज नहीं होता, दूसरों का करता है। ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ नहीं, खुद नहीं होता, तो ऊपर वाला ही हमारा आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन 4 शेल्स K, L, M एंड N।
एल शेल हैज़ सब शेल्स। एल शेल में कौन से सब शेल्स होते हैं, इसको डायग्राम से याद कर लें। पहला जो शेल है के, उसमें एक ही सब शेल होता है 1s। दूसरा शेल होता है एल, इसमें दो सब शेल्स होते हैं 2p और 2s। तीसरा शेल होता है एम, इसमें तीन सब शेल्स होते हैं 3s p d। और चौथा एन होता है जिसमें 4s 4p 4d 4f। तो ये आपको डायग्राम जहन में हो तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं कि एल शेल हैज़ हाउ मेनी सब शेल्स। पहले याद रखें के एल, एल था, एल में दो होते हैं 2s और 2p। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 7, आइसोटोप्स हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। ये आम बात है, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है विच रेडियो आइसोटोप इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी। ट्यूमर याद रखें कैंसर होता है, और कैंसर सी से शुरू हो रहा है और उसको कोबाल्ट 60 सी से शुरू होने वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट ही ख़त्म करता है। तो हमारा आंसर है कोबाल्ट 60। क्वेश्चन नंबर 8, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आइडेंटिफाइड द कोवेलेंट कंपाउंड्स। इसके लिए हमें इसकी डायग्राम देखनी चाहिए। CH2 कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। सल्फर के 6। अब एक सल्फर और एक कार्बन इस साइड से मिलके इनके ये दो दो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर लेंगे तो दो बॉन्ड्स बन जाएंगे, और ये कौन सी है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो मुझे तो यही आंसर लग रहा है, शुरू में ही मिल गया। और इस तरफ भी देखें जाए तो ये दो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, तो आंसर तो यही है CH2। लेकिन बाकी भी हम लोग देख लेते हैं। सोडियम सल्फाइड में देखें, दोनों सोडियम के जो एटम हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं, और सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन थे तो वो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इस तरह सोडियम सल्फाइड बन जाता है। इसी तरह लिथियम ब्रोमाइड को देखें तो लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में 7 है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेता है और इस तरह लिथियम प्लस बन जाता है और वो ब्रोमीन माइनस बन जाता है। कैल्शियम क्लोराइड को देखें तो कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक एक क्लोरीन एटम को दे देता है और खुद कैल्शियम +2 बन जाता है और 2 क्लोराइड आयंस बना देता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रेडिक्ट द ग्रुप एंड पीरियड दैट शोज इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन ऑफ X इज 3s2 3p4। इसके लिए आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल जहन में रखना चाहिए। ये देखें ग्रुप्स हैं ऊपर यूं करके, ये एक ग्रुप है, ये चौथा ग्रुप है, ये पांचवा है, ये छठा, ये सातवां, इस तरह। और पीरियड्स जो हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस को कहते हैं। और ग्रुप का मतलब होता है कि इसमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ग्रुप 6 का मतलब आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप ये देखें तो इसमें आउटर मोस्ट शेल में 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये ग्रुप 6 बन रहा है। नेक्स्ट आपने देखना है पीरियड। और अच्छा पहले इस हमें आंसर में देख लें, तो आंसर में 6 तो सिर्फ एक ही में आ रहा है, D। तो अभी से पता लग गया कि D ही होगा, लेकिन देख लेते हैं। ये देखें 3 दोनों जगह पे, दोनों के साथ 3 लिखा हुआ है, तो ये पीरियड 3rd के अंदर है, तो यही हमारा आंसर है D। क्वेश्चन नंबर 10, एटम्स रिएक्ट विद ईच अदर, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट होनी है। दे वांट टू कंप्लीट वैलेंस शेल, नहीं, ये तो एक वजह नहीं है, ये तरीक़ाकार है जिसकी वजह से वो अचीव करना चाह रहा है कोई काम। ठीक है, दे आर शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो एक नेचुरल बात है, ये वजह नहीं है कि क्यों रिएक्ट करते हैं। दे वांट टू अटेन स्टेबिलिटी, ये वजह है कि बेसिकली आम हालात में वो अनस्टेबल होते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वो रेडिकल किस्म की कंडीशन में होते हैं, जब उनका इलेक्ट्रॉन फिल हो जाए तो वो स्टेबल हो जाते हैं। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 11, नॉन मेटल्स डू नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स ईजीली। ये एक आम बात है, इसका सवाल से ताल्लुक नहीं है। सवाल अगला है, प्रिडिक्ट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नॉन मेटल्स। पहला देखें मेलिएबल, मेलिएबल का एक साथ और लफ्ज़ होता है डक्टाइल, ये दोनों मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। मेलिएबल का मतलब कि बाय कंप्रेसिंग उसको पतला कर करके दबा कर पतला करना, और डक्टाइल कहते हैं उसको खींच कर लंबा करना, इसको टेंसाइल स्ट्रेस भी कहते हैं। तो ये दोनों तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। आगे बाकी दो प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये तो हमें पता है मेटल के जो आइटम्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं होते। आखिरी चीज़, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स जो हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। हमें पता है, हम लोगों को कहा जाता है कि अगर कभी करंट लग रहा हो तो लकड़ी को हाथ लगाओ। तो नॉन मेटल्स जो हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वुड होगी, प्लास्टिक होगी, ग्लास होगी, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बात जो है ना नॉन मेटल्स के बारे में है। क्वेश्चन 12, अ केमिस्ट परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू चेक द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 सैंपल, आइडेंटिफाई द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये रट्टे वाला सवाल है, डेफिनेशन है, लेकिन आपको एक दफ़ा तस्वीरें दिखा दूँ। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, जो लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ रही होती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, जो कि
इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ऑब्टेनिंग प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन के बारे में कोई साइंटिस्ट लगा हो, कोई ऑब्टेन कर रहा हो इंफॉर्मेशन किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में, तो प्रॉब्ली यही आंसर होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे एक साइंटिस्ट परफॉर्म कर रहा है एक्सपेरिमेंट टू चेक परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ग्लूकोज। लेकिन आगे बाकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एनालिटिकल इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है, जो कि लार्ज स्केल पे चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रही हो, प्रोसेस कर रही हो। और फाइनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच इज़ द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, तो हमारा यही आंसर है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब बढ़ते हैं थर्ड एंड फाइनल सेट ऑफ 12 MCQs की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, प्रिडिक्ट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7। तो पीरियोडिक टेबल में इनकी लोकेशंस देखें। K जो है ग्रुप 1 में है, Cr बीच में है और ऑक्सीजन जो है ग्रुप 6 में है। तो क्रोमियम का हमें नहीं पता, बाकी K और O का हमें मालूम होता है। तो हम लोग इस तरह फार्मूला लिख लेते हैं, जो 2 है मिसाल के तौर पे उसको बाहर ले आते हैं, K ब्रैकेट में, 2 बाहर, Cr ब्रैकेट में, 7 बाहर, ऑक्सीजन ब्रैकेट में। अब K क्या है, किस ग्रुप में है, 1 में है, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक। जब वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर लेगा तो इसके ऊपर ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जब Cr का नहीं पता, और ऑक्सीजन किस ग्रुप में है, 6 में, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और गेन करने से 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, 2 मल्टीप्लाई +1 +2 Cr इसी तरह रहा, 7 मल्टीप्लाई -2 -14, इनको उस साइड पे ले जाएंगे, प्लस माइनस करेंगे तो 2 × Cr इज इक्वल टू +12, तो Cr आ जाएगा +6। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है क्रोमियम का वो है +6। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमॉर्फस सॉलिड। यानी नॉट एमॉर्फस हुआ तो क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइन, क्योंकि 2 ही तरह के होते हैं, या क्रिस्टलाइन होता है या एमॉर्फस होता है। अगर एमॉर्फस नहीं है, नॉट एमॉर्फस है, तो इसका मतलब क्रिस्टलाइन होगा। अब इनकी डेफिनेशन देख लें। क्रिस्टलाइन क्या होता है, जो कि रेगुलर रिपीटिंग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो, उसकी स्पेसिफिक शेप होती है। जबकि एमॉर्फस वो होते हैं जिसका कोई पर्टिकुलर ऑर्डर ना हो, शेपलेस हो। क्रिस्टलाइन के क्रिस्टल इस तरह करीब करीब बिल्कुल जॉइंट होते हैं, बिल्कुल नॉर्मली सॉलिड्स से मुराद है, और एमॉर्फस इस तरह थोड़ा सा लूजली बाउंडेड होते हैं। कुछ मिसालें देख लें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, सॉल्ट, आयरन, गोल्ड, शुगर। जबकि एमॉर्फस, जिनको नॉन एमॉर्फस जो होते हैं, ठीक है, और क्रिस्टलाइन को क्या भी कहते हैं, नॉन एमॉर्फस। और एमॉर्फस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, ग्लास हो गया, ठीक है, इसकी फिक्स शेप नहीं होती, चेंजेबल होता है ग्लास, रबर भी, वैक्स भी। तो हमारे पास जो क्रिस्टलाइन है यानी कि नॉन एमॉर्फस सॉलिड्स, उसमें कौन सी ऐसी मिसाल है जो हमसे पूछी गई है, टेबल शुगर की। तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रेडिक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज़ द लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले तो पता होना चाहिए हैलोजन किस ग्रुप में है, 7 में। लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपको ये मैंने टेबल पहले भी दिखाया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बॉटम पे होती है वो लोएस्ट होती है, यहाँ से इंक्रीज़ होना शुरू होती है ऊपर की तरफ, यानी यहाँ पे लोएस्ट होगी, ऊपर जाएगी तो इंक्रीज़ कर रही होगी। इसी तरह लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ कर रही होती है। अब आप हैलोजन ग्रुप की तरफ आए तो इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये 4 हमें गिवन है। तो सबसे लोएस्ट इसमें आयोडीन है, तो आयोडीन हैज़ लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द एलिमेंट विच हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इसमें सबसे पहले देखना है हमने आउटर मोस्ट जो शेल है, जो यहाँ पे नज़र आ रहा है थर्ड शेल, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 + 6 8। तो इसका मतलब है ये हो गया 8th ग्रुप के अंदर, जो सबसे राइट मोस्ट ग्रुप है। इसी तरह अब हम लोगों ने देखना है कि इसका पीरियड कौन सा है। तो पीरियड इनसे पता लगता है, ये जो 3 3 लिखे हुए हैं, ठीक है, इसका मतलब है थर्ड पीरियड है। तो 1 2 3 ये थर्ड पीरियड, और इसका मतलब जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आर्गॉन है। सो आर्गॉन इज द आंसर। क्वेश्चन 5, एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यानी एक कॉलम में एक जैसी वैलेंस शेल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, यानी आउटर मोस्ट शेल में एक जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रेडिक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, एक ग्रुप में होते हैं यानी एक कॉलम में। तो अभी देखते जाते हैं किस किस के हैं। के और Cr, पोटेशियम और Cr एक ही ग्रुप में हैं, नहीं, ठीक है। ग्रुप में होने का मतलब होता है एक कॉलम में आए, ये किस में आ रहे हैं, एक पीरियड में आ रहे हैं। अगला कॉपर और कैल्शियम, ये भी एक ग्रुप में नहीं है, पीरियड में। फ्लोरीन, क्लोरीन, हाँ ये एक ग्रुप में है, तो ये हमारा आंसर है। लेकिन अगला भी देख लेते हैं। वैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, ये एक पीरियड के अंदर तो आ रहे हैं, ग्रुप में नहीं आ रहे, यानी वर्टिकली ग्रुप के अंदर नहीं आ रहे। और फ्लोरीन, क्लोरीन चूँकि एक ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, इनकी एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इन सारों की एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं क्योंकि एक ग्रुप में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 0.5 मोलैरिटी सोल्यूशन इज।
ये देखिए मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। यानी अगर हम लोगों ने 1 मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अचीव करनी है तो कितना डालेंगे, 40 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। 40 ग्राम क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोलर फार्मूला क्या होता है, सोडियम का वेट क्या है 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 और हाइड्रोजन का 1, तो ये टोटल हो गया 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर 1 लीटर वाटर के अंदर डाला जाए तो ये सोल्यूशन बन जाएगा जिसको कहा जाएगा 1 मोलर या 1 मोलैरिटी वाला सोल्यूशन। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 मोल वाला चाहिए, नहीं, हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 0.5 मोलैरिटी, यानी कि 0.5 मोलैरिटी आनी चाहिए। तो 0.5 मोलैरिटी आने के लिए सबसे पहले तो हम लोग इसको देखते हैं कि 1 मोलैरिटी वाला चाहिए था तो 40 ग्राम पर लीटर डाला था, 0.5 मोलैरिटी चाहिए तो जाहिर बात है इसको हाफ कर लेंगे, 20 ग्राम हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द प्रोसेस बाय विच मेटल लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो इलेक्ट्रोलाइसिस की एक टाइप है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है और ये इलेक्ट्रोलाइसिस है। इलेक्ट्रोलाइसिस में एक इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसके अंदर आइंस होते हैं, जब उनको एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट किया जाता है तो ये आइंस दोनों कैथोड और एनोड की तरफ मूव करते हैं और उधर डिपॉजिट हो जाते हैं। एक के अंदर से जो है डिप्लीट होना शुरू हो जाता है, छोटा होना शुरू हो जाता है उस मेटल का साइज, और दूसरा मेटल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसी की फॉर्म है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जब कभी किसी चीज़ को हमने जंग से बचाना हो तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। दूसरा एक जो है उसके ऊपर जो है सिल्वर के ऊपर एनोड होता है और इधर से जो है ना डिपॉजिट से जाके इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये जंग से बच जाता है, कोरोजन से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स इन अ कोवेलेंट बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, तो ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, नेम द प्रोसेस बाय विच अ मेटल लूज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उल्टा होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के, जब एक जो है मेटल जो है, जिस तरह यहाँ पर सोडियम मेटल है, ये अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो पीछे क्या बच जाएगा, सोडियम का आयन बन जाएगा। तो दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, तो लूज एन इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हमारा आंसर है। क्वेश्चन 8, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट क्या होता है, इट इंडिकेट्स द लोएस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आइंस इन एन आयोनिक कंपाउंड। यानी कि पहली चीज़ तो ये होती है कि होने चाहिए आयोनिक कंपाउंड। देखने में तो HCl भी फार्मूला यूनिट लग रहा है। फार्मूला यूनिट क्या होता है, मिसाल के तौर पे बेंजीन का C6H6 है तो उसका फार्मूला यूनिट हो जाएगा C और H, यानी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में। अभी बारी बारी देखते हैं, ये है NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, इधर चला जाता है, इसका भी आउटर मोस्ट ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है लेकिन पॉजिटिव आयन बन जाता है ये। इसी तरह क्लोरीन की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है लेकिन इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा आ गया तो ये नेगेटिव आयन बन जाता है। तो ये तो पता चल गया कि ये आयोनिक बॉन्ड है, और अगर आयोनिक बॉन्ड है और बिल्कुल इस तरह सिंपल है, कोई नीचे नंबर नहीं लिखा हुआ, तो यही नॉर्मली हमारा आंसर होगा। लेकिन हम बाकी को भी स्टडी कर लेते हैं ताकि आपको पता हो कि जवाब चेक कैसे करना है। वाटर के अंदर देखें, वाटर के अंदर बनती है कोवेलेंट बॉन्ड। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन में कितने हैं 6, इसके अंदर 2 लोन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इसके साथ पेयर बना लेगा, ये इसके साथ पेयर बना लेगा, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो ये नहीं है, हमें चाहिए होता है आयोनिक बॉन्ड फार्मूला यूनिट के लिए। HCl को देख लें, HCl भी देखने में जैसा है लेकिन हाइड्रोजन के अंदर आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के अंदर 7, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो ये स्टेबल नहीं रह सकता। इसको स्टेबल होने के लिए ज़रूरी है कि ये इसके साथ पेयर करे, आउटर मोस्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। HNO3 बड़ा ही मुख्तलिफ है, ठीक है, ये मैंने इसके स्टेप्स भी दिखाए हैं कि किस तरह हो रहे हैं। इधर आके देख लें कि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ किसी एक के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये भी कौन से हैं, कोवेलेंट बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड नहीं है, तो हमारा आंसर ठीक था, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन 9 पे आ जाएं, प्रेडिक्ट द मास नंबर ऑफ एन एटम डिपेंड ऑन, यानी मास नंबर किस पे डिपेंड करता है। आप तस्वीर देखें, अंदर सारा का सारा जो एक एटम का मास होता है वो अंदर न्यूक्लियस के अंदर इकट्ठा हुआ होता है। ये प्रोटॉन्स पॉजिटिव और न्यूट्रॉन्स 4 अदद ये न्यूट्रल, तो टोटल इसका 7 है एटॉमिक मास। इलेक्ट्रॉन्स का मास क्यों नहीं शामिल किया जाता, क्योंकि ये बिल्कुल निग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो जो भी आपका मास नंबर होता है दैट डिपेंड्स अपॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, तो डी इज द आंसर। क्वेश्चन 10, प्रेडिक्ट विच इज कॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट इन एलिमेंट्स। कोई भी एलिमेंट है उसका शील्डिंग इफेक्ट का कॉज क्या होता है। देखिए न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कि न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करने
या उसके बीच में जो रुकावट बन रही होती है उसको कहा जाता है शील्ड इफेक्ट। जिस तरह पत्थर से बचने के लिए पुलिस वाले शील्ड यूज़ कर रहे होते हैं ना, या जो जिहाद वगैरह के अंदर हम लोग अर्तुगरुल या उस्मान गाजी की मूवीज़ देख रहे होते हैं, उसके अंदर भी शील्ड यूज़ की जा रही होती है तीरों से बचने के लिए। तो ये शील्डिंग इफेक्ट रोकने के काम आ रही है कि ये इलेक्ट्रॉन्स आके न्यूक्लियस के अंदर ना गिर जाएँ। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन दोनों नेगेटिवली चार्ज हैं, तो ये रिपल्जन क्रिएट कर रहे होते हैं एक दूसरे को। तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस से, ये इसको रुकावट बन रहे होते हैं और ये शील्डिंग इफेक्ट दे रहे होते हैं। इस तस्वीर से समझें, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल के, इनकी और न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हैं, तो इसको रुकावट कौन बन रहे हैं? ये बीच में इनर सर्कल्स में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन रिपल्जन हो रही होती है। क्वेश्चन नंबर 11, identify which one of the following is an example of milk: solution, colloid, suspension, compound। तो आप ये देख लें, सोल्यूशन क्या होता है? जिसमें पार्टिकल साइज बहुत छोटे छोटे होते हैं। मैं आपको कोई और नॉर्मल होमोजीनियस सोल्यूशन होता है, जैसे किसी चीज़ में कोई चीज़ नहीं मिक्स कर दी हो। फिर कोलॉइडल सोल्यूशन क्या होता है? कोलॉइडल उसको कहते हैं जिसमें पार्टिकल थोड़े से बड़े होते हैं और उसमें से रेज डिस्पर्स होती हैं अगर टॉर्च से मारा जाए उसके अंदर लाइट को। और बड़े साइज़ के पार्टिकल जब सस्पेंड हों, जिस तरह मट्टी, रेत वगैरह नज़र आ रही हो सामने, तो वो सस्पेंशन होती है। कोलॉइड को देखें, मिसाल के तौर पे आप, ये नॉर्मल सोल्यूशन है और ये कोलॉइड है, ठीक है। सोल्यूशन में से देखें बगैर डिस्पर्शन हुए हुए जा रही है लाइट, जैसे ही कोलॉइड में से जाती है तो डिस्पर्स कर जाती है। यानी कि बेसिकली कोलॉइड जो है थोड़ा सा थिक होता है एक नॉर्मल सोल्यूशन से। यहाँ पे मज़ीद देख लें, सोल्यूशन में से लाइट पास करेगी, कोलॉइड में से थोड़ा सा डिस्पर्स करेगी, और सस्पेंशन में थोड़े बहुत पार्टिकल आपको नज़र भी आ रहे हैं तैरते हुए, ठीक है। तो मिल्क जो है वो कोलॉइड के अंदर आता होता है, इसमें से थोड़ी सी डिस्पर्शन हो जाती है, लेकिन इसमें आपको कोई दाने दाने उड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे होते। तो कोलॉइड जो है मिल्क है। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द बॉन्ड प्रेजेंट इन HCN। हाइड्रोजन साइनाइड जहरीली चीज़ होती है, ज़रा इसका बॉन्ड चेक करते हैं। हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट डॉट कन्फिग्रेशन देखें तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के 4 हैं और नाइट्रोजन के 5 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन का ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन आपस में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, और नाइट्रोजन के ये 1 2 3, कार्बन के 1 2 3 से एक एक बॉन्ड, यानी कि टोटल 3 बॉन्ड बना लेंगे। नाइट्रोजन के इधर 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और टोटल जो है स्टेबल हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन साइनाइड जो है ये बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये तो पता लग गया कि कोवेलेंट बॉन्ड है। अब क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द बॉन्ड प्रेजेंट, कि कोवेलेंट बॉन्ड आयोनिक नहीं है और मेटालिक भी नहीं है। तो अब देखना है पोलर है या नॉन पोलर है, इसको समझ लें। ऑक्सीजन जो है ना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके बावजूद जब ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें, तो जो एक तरफ भी पावरफुल ऑक्सीजन एटम है, दूसरी तरफ भी पावरफुल ऑक्सीजन एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन के 2 अदद पेयर्स हैं, ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है और ये वाला अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो बीच में रहते हैं, किसी के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं आता। तो अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल इन बोथ शेप एंड बॉन्ड, यानी बिल्कुल सिमेट्रिकल सा होता है। हमारा वाला ऊपर देखें वो सिमेट्रिकल नहीं है। ये देखें, एक तरफ नाइट्रोजन है, एक तरफ कार्बन है, एक तरफ हाइड्रोजन है, किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किसी की उससे कम है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपनी तरफ खींच लेता होता है। जिस तरह भी ये देखें पोलर के अंदर, पोलर हमारा आंसर बन रहा है देखने में, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। वाटर के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स को खींचती है, तो वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। नॉन पोलर में आप देखें एक जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई पोल नहीं बन रहा होता। तो ये हमारे HCN हाइड्रोजन साइनाइड में नाइट्रोजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन वाली साइड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज द आंसर। Study with me, a learning experience.